क्या आपने कभी सोचा है कि मध्य पूर्व के रेगिस्तानी इलाकों से गुजरने वाला एक तंग समुद्री मार्ग लाल सागर आपकी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करता है। हर दिन हजारों जहाज इस मार्ग से गुजरते हैं, लाखों टन सामान लेकर, जो आपके मोबाइल फ़ोन से लेकर आपके कपड़ों और पेट्रोल तक का हिस्सा बनते हैं। लेकिन अब इस मार्ग पर एक नया खतरा मंडरा रहा है, हूती विद्रोहियों का, जो इस संकरे समुद्री रास्तों को अपने संघर्ष का नया हथियार बना चुके हैं। लाल सागर की भौगोलिक स्थिति, सामरिक महत्व और वर्तमान संकट, इन सबको समझना आज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के दिल की नब्ज पर हमला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाल सागर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हूती विद्रोही कौन है और वे जहाज़ को निशाना क्यों बना रहे हैं, और इन सब का आपकी जेब और पूरी वैश्विक व्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं इस कहानी को, क्योंकि ये सिर्फ एक समुद्री रास्ते की कहानी नहीं है, एक वैश्विक शक्ति संतुलन की भी कहानी है। लाल सागर एक संकीर्ण लेकिन अति महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में एशिया से घिरा यह समुद्र भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण चेक पॉइंट्स के बीच स्थित है, बाब अल मदेब और स्वेज नहर। यह जलमार्ग भारत, चीन, जापान और बाकी एशिया को यूरोप और अमेरिका से जोड़ने वाले सबसे तेज मार्ग का हिस्सा है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 12% से 30% तक कंटेनर ट्रैफिक इसी मार्ग से गुजरता है। हर साल लगभग 20,000 से अधिक जहाज लाल सागर और स्वेज नहर से होकर जाते हैं, जिनमें तेल, गैस, ऑटो पार्ट्स, अनाज, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल है। इस पूरे समुद्री मार्ग की सबसे नाजुक कड़ी है बाब अल मदेब स्ट्रेट। सिर्फ 20 मील चौड़ा यह अरब सागर प्रायद्वीप को अफ्रीका से अलग करता है। इसकी अहमियत इतनी है कि अगर यहाँ कुछ घंटों तक के लिए जहाज़ रुक जाए तो पूरी वैश्विक सप्लाई चेन गड़बड़ा सकती है। कई विकसित देश जैसे अमेरिका, जर्मनी, जापान अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए इसी रूट पर निर्भर है, और विकासशील देश जैसे भारत, बांग्लादेश, केन्या के लिए यह मार्ग उनके निर्यात और आर्थिक विकास की जीवन रेखा है। इसलिए जब इस क्षेत्र में किसी तरह की अस्थिरता होती है, चाहे वह राजनीतिक हो या फिर सैन्य, उसका असर पूरी दुनिया की इन्फ्लेशन, फ्यूल प्राइस और मार्केट स्टेबिलिटी पर भी पड़ता है। इसकी वजह है लाल सागर अब सिर्फ एक भौगोलिक विशेषता नहीं, बल्कि एक जियो इकोनॉमिक हार्टलैंड बन चुका है। अभी जो संकट चल रहा है वो सिर्फ जहाज़ों के मार्ग को नहीं रोक रहा, वो पूरी दुनिया के व्यापार की धड़कनों को बाधित कर रहा है। और इन सब संकट के पीछे हैं हूती और यमन में चल रही यह युद्ध जो अब समुद्र में फैल रही है। हूती एक नाम जो आज लाल सागर में जहाज़ों पर हमले के लिए दुनिया भर की सुर्खियाँ बटोर रहा है। लेकिन ये हूती आखिर हैं कौन और ये समुद्री मार्गों को निशाना क्यों कर रहे हैं? हूती आंदोलन की शुरुआत 1990 के दशक में यमन के उत्तर से हुई थी। यह एक शिया इस्लामी आंदोलन है जिसे अंसार अल्लाह भी कहा जाता है। इसका मुख्य आधार है यमन का सादा प्रांत। 2004 में इसके संस्थापक हुसैन अल हौती की मौत के बाद यह समूह और उग्र होता गया। 2014 में हूतियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और सऊदी समर्थित सरकार को सत्ता से हटा दिया। इसके बाद 2015 में सऊदी अरब ने गठबंधन बनाकर यमन में सैन्य हस्तक्षेप शुरू किया। यह संघर्ष अब एक प्रॉक्सी वार बन चुका है। ईरान हूतियों को समर्थन देता है और सऊदी अरब उन्हें दबाने की कोशिश करता है। 2023 के अंत में जब इजराइल और गाज़ा के बीच युद्ध शुरू हुआ तो हूतियों ने समुद्री लड़ाई की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि जब तक गाज़ा पर हमला बंद नहीं होगा, वे इजरायली या इजराइल से जुड़े जहाज़ों को रेड सी में निशाना बनाएंगे। और इसका पहला बड़ा उदाहरण था गैलेक्सी लीडर नामक जहाज़ का अपहरण, जिसे हूतियों ने लाइव टीवी पर कब्जा किया। इसके बाद हमलों की बाढ़ सी आ गई। रूबीमर पर हमला हुआ जो बाद में डूब गया। MT सुनियन पर ड्रोन से निशाना किया गया। MSC और मियर्स्क जैसे जहाज़ पीछे हटने को मजबूर हो गए। मकसद था इजराइल पर दबाव बनाना, गाज़ा युद्ध के खिलाफ प्रतिरोध करना, यमन से बाहर खुद की मौजूदगी दिखाना, ईरान की रणनीतिक योजना का हिस्सा बनना जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ शक्ति संतुलन चाहता है। हूती अब सिर्फ एक लोकल विद्रोही गुट नहीं है, वे अब एक क्षेत्रीय पावर प्रॉक्सी हैं जिनके पास ड्रोन, मिसाइल और अब समुद्री हमलों की रणनीति है। और जब ऐसे हमले रेड सी जैसे संवेदनशील क्षेत्र में होते हैं तो उसका असर सिर्फ जहाज़ों तक नहीं रहता, वो दुनिया की आर्थिक धमनियों तक पहुंचता है।
जब हुतियों ने लाल सागर में जहाज़ों पर हमला करना शुरू किया तो शिपिंग कंपनियों ने एक खतरनाक लेकिन ज़रूरी फैसला लिया। इस मार्ग से हटकर अफ्रीका के सिरे यानी केप ऑफ गुड होप के रास्ते से जाने का। लेकिन यह रास्ता इतना छोटा नहीं है। लाल सागर और सुएज नहर के रास्ते की तुलना में यह 10 से 14 दिन ज़्यादा लेता है। इसका सिंपल मतलब है कि ज़्यादा फ्यूल खर्च होगा, ज़्यादा टाइम खर्च होंगे। एक औसतन कंटेनर शिप के लिए अफ्रीका का चक्कर लगाने का खर्चा $1 मिलियन से $2 मिलियन तक बढ़ जाता है। इसका सीधा असर माल ढुलाई पर पड़ता है। मियर्स्क, MSC, हैपेज लॉयड जैसी दिग्गज कंपनियों ने अस्थायी रूप से लाल सागर मार्ग से हटने का घोषणा किया। इसने पूरी वैश्विक लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को हिला दिया। लाल सागर से गुजरने वाले हर जहाज़ को अब वार रिस्क प्रीमियम देना पड़ता है। पहले जहां यह लगभग 0.1% हुआ करता था, अब यह 0.5 से 0.7% तक पहुंच गया है। यानी एक $10 मिलियन वाले जहाज़ पर अब $70,000 तक का एक्स्ट्रा इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई जहाज़ डूब जाता है या डैमेज होता है तो उसका असर सिर्फ एक कंपनी पर नहीं, पूरी सप्लाई चेन पर पड़ता है। शिपिंग में देरी और लागत बढ़ने का असर दुनिया की महंगाई दर, ब्याज दरों और विकास दरों तक जा पहुंचता है। उदाहरण के लिए फ्यूल प्राइस में अचानक बढ़ोतरी कंज्यूमर गुड्स की कीमतें बढ़ने लगती है। खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति में रुकावट होने लगती है। JP मॉर्गन का अनुमान है कि अगर यह संकट लंबा खिंचता है तो वैश्विक कोर इन्फ्लेशन में 0.7% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का सवाल हो तो यह अरबों डॉलर की बात है। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है। इंडियन ऑयल कंपनियों की सप्लाई में 63% तक की देरी, कंटेनर रेट्स में तेजी और औद्योगिक उत्पादन पर असर दिख रहा है। मिस्र, जिसकी अर्थव्यवस्था सुएज नहर पर निर्भर है, उसे अब हर महीने करोड़ों डॉलर की नुकसान हो रहा है। यूरोपीय यूनियन की शिपिंग कंपनियां लॉस में जा रही हैं और कई देशों को अब वैकल्पिक लॉजिस्टिक रणनीतियों की ज़रूरत है। यह सिर्फ जहाज़ों और समुद्रों की कहानी नहीं रही। यह आपके पेट्रोल के दाम, आपके किराने की सामान और आपके देश की आर्थिक स्थिरता की कहानी है। और यह संकट अभी थमा नहीं है, यह गहराता ही जा रहा है। दिसंबर 2023 में हुती हमलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अमेरिका ने एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियान शुरू किया। इसका नाम था ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। इस गठबंधन में अमेरिका के साथ ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली, नीदरलैंड और कुछ खाड़ी देश शामिल हुए। उद्देश्य साफ था, रेड सी से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा करना। अमेरिका की नौसेना ने दर्जनों हुती ड्रोन और मिसाइलें मार गिराई। फिर भी हमलों की तीव्रता और होशियारी इतनी बढ़ गई कि सवाल उठने लगे कि क्या यह रणनीति पर्याप्त है। फरवरी 2024 में यूरोपीय यूनियन ने भी एक स्वतंत्र समुद्री मिशन लॉन्च किया। इसका नाम था ऑपरेशन स्पाइट्स। इसका नेतृत्व कर रहा था ग्रीस और इस मिशन में फ्रांस, जर्मनी, इटली और बेल्जियम जैसे देश शामिल थे। इनका फोकस था जहाज़ों को डायरेक्ट एक्सपोर्ट देना, यानी युद्धपोत जहाज़ इसके साथ साथ चलेंगे। जहां अमेरिकी मिशन हमलों को इंटरसेप्ट करता है, वहीं स्पाइड मिशन प्रोएक्टिव प्रोटेक्शन यानी हमलों से पहले की रोकथाम पर केंद्रित है। इस पूरे संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चर्चा गर्म है। ईरान का कहना है कि हुती स्वतंत्र प्रतिरोध कर रहे हैं, जबकि इजराइल और अमेरिका ईरान को हमलों की मास्टरमाइंड बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रेड सी सिक्योरिटी कॉरिडोर की मांग उठ रही है, यानी एक सुरक्षित और गैर राजनीतिक नौवहन जोन। हुतियों के ड्रोन हमलों से बचने के लिए अब नौसेनाएं AI इनेबल्ड रडार सिस्टम, लेजर इंटरसेप्टर और रियल टाइम ट्रैकिंग सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। यह भविष्य की नौसैनिक सुरक्षा रणनीति का एक नया अध्याय है, जहां लड़ाई इंसानों से नहीं, मशीनों और डेटा से लड़ी जा रही है। लेकिन इस पूरी जियोपॉलिटिकल शतरंज में एक सवाल अब भी बाकी है कि क्या यह सब सुरक्षा उपाय वास्तव में रेड सी को शांत कर सकते हैं, या ये संकट आने वाले वर्षों में एक अस्थायी जियोपॉलिटिकल तनाव बिंदु बनकर रह जाएगा। लाल सागर संकट ने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमें सिर्फ एक दो मुख्य समुद्री मार्गों पर इतना निर्भर रहना चाहिए। अब देश और कंपनियां नए विकल्प तलाश रहे हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, आर्कटिक सी रूट और ईस्ट अफ्रीका ट्रेड कॉरिडोर। लेकिन इन विकल्पों को विकसित करने में समय और निवेश दोनों लगेंगे। कुछ कंपनियां भी अपने मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक ऑपरेशन को रेड सी जोन से हटाकर अन्य सुरक्षित क्षेत्रों में शिफ्ट करने की सोच रही हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका और ईस्टर्न अफ्रीका। इससे वैश्विक सप्लाई चेन का नया रूप बन सकता है, जिसमें छोटे देश भी नए लॉजिस्टिक हब बन सकते हैं। अभी तक की लड़ाई का एक अनदेखा पहलू है इकोनॉमिकल तबाही। डूबीमर जैसे जहाज़ों से लीक हुआ तेल और अन्य
जहरीले पदार्थ समुद्री जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। बाब-एल मंदेब जैसे क्षेत्रों में पर्यावरणीय क्षति वर्षों तक रह सकती है। रेड सी सिर्फ शिपिंग का केंद्र नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट केबल का भी मार्ग है। हाल ही में हुती के हमले से MV रूबिमर नामक जहाज़ ने समुद्र के नीचे इंटरनेट केबल को क्षतिग्रस्त किया, जिससे पूर्वी अफ्रीका में इंटरनेट स्लो और ब्लैकआउट जैसे हालात बन गए। यानी यह युद्ध सिर्फ व्यापार नहीं, सूचना के प्रभाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। भारत के लिए संकट एक चेतावनी है। अपने समुद्री हितों की रक्षा करना, स्वतंत्र नेविगेशन सुनिश्चित करना और इस क्षेत्र में नौसैनिक प्रभाव को बनाए रखना। भारत ने INS कोलकाता को और अन्य युद्धपोत लाल सागर में तैनात तो किए हैं, लेकिन भविष्य में उसे अस्थायी नौसैनिक उपस्थिति और रणनीतिक सहयोग की जरूरत भी पड़ेगी। लाल सागर अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, यह 21वीं सदी का एक जियोपॉलिटिकल बैरोमीटर बन चुका है, जो हमें यह बताता है कि वैश्विक शक्ति संतुलन कहाँ झुका हुआ है। हुतियों की रणनीति, वैश्विक शक्तियों की प्रतिक्रिया और व्यापार की नई दिशा, यह सब मिलकर आने वाले वर्षों में नई विश्व व्यवस्था की नींव रख सकते हैं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बताएं कि क्या भारत को लाल सागर में अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ानी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।